नमस्कार। इस समय हम पीएचई डिवीज़न ऑफिस रियासी में मौजूद हैं और पीएचई डेली वेजर्स यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और यूथ से जुड़े मुद्दे उठाने वाले रुमेल सिंह जी भी यहाँ पे पहुँचे हैं इनके समर्थन में, और इनके जो तमाम मुद्दे हैं उनका समर्थन ये कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनके जितने भी मुद्दे हैं वो जल्दी से जल्दी हल किए जाएँ। देविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या कुछ बातचीत हुई है, आज बैठक हुई है, क्या आने वाले दिनों में कुछ प्रोटेस्ट की रणनीति आप बना रहे हैं? मैं देविंदर सिंह, पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी। सबसे पहले रियासी अपडेट्स का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर समय पर हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद की है, आवाज़ उठाई है। आज की जो हमारी बैठक हमारी अपने कार्यकर्ताओं की बैठक थी, हमारी डेली वेजर्स की। कोरोना महामारी के दौर में जो हमने पिछले 3 महीने के बाद ये हमारी आज पहली बैठक हो रही है और हमारे जो प्रमुख लोग थे वो यहीं आज बुलाए गए थे। आपके चैनल महामारी के बाद नहीं, महामारी अभी भी चल रही है? नहीं, महामारी तो चलती रहेगी। अब 2026 तक महामारी ख़त्म होने वाली नहीं है। ऐसा अनुमान है कि महामारी अभी 4 साल और लगेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जो डेली वेजर्स के प्रति पीएचई, बिजली विभाग के अंदर, फ्लोरिकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जो महामारी पड़ी हुई है, आखिर सरकार कब तक संज्ञान लेने वाली है? सरकार का ध्यान कहाँ पर है? आपने देखा होगा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर होने के बावजूद केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 28% वेतन बढ़ा दिया है अपने एम्प्लॉयज़ का। अपने एम्प्लॉयज़ यानी कि भारत सरकार के एम्प्लॉयज़, जम्मू कश्मीर ड्यूटीज़ के एम्प्लॉयज़। हम ये जानना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर एम्प्लॉयज़ है या नहीं है? जम्मू कश्मीर की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जम्मू कश्मीर और ज़िला इंतज़ामिया रियासी, मैंने एक बार पहले भी मांग रखी है डीसी रियासी श्रीमान चरणदीप साहब से कि रियासी के मुद्दे बहुत ही जबलन मुद्दे हैं। डेली वेजर्स के, पीएचई के, जो वेतन का मसला है, समय पर वेतन ना मिलना, आया हुआ वेतन ना मिलना। चलिए, वो तो अब लगता नहीं कि इनके हाथ में कोई बात है। क्या लगता है कि यहाँ से कोई कमी है या सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर कमियाँ हैं, इसलिए नहीं हल हो रहे मुद्दे आपके? जम्मू कश्मीर ड्यूटी के अंदर सरकार कहाँ पर है, ये मैं मीडिया के समक्ष आपसे ही जानना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में सरकार है कहाँ पर? सरकार वो होती है जहाँ पर डेली वेजर्स की, आवाम की आवाज़ सुनाई दे, जहाँ पर आवाम की बात की जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी, जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर बिठाई गई है? जब सांसद जो हैं उनसे आप बात करते हैं, वो पाप पुण्य गिनाने लगते हैं, और भी जो नेता हैं हमने देखा कि अब ये पाप पुण्य के खेल में ही आपका जो मसला है वो फंसा हुआ है। क्या उन नेताओं को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि पुरानी सरकारों के पाप हैं, हमने अब उनको पक्का करके पुण्य करना है, लेकिन अभी तक नहीं किया गया? और कुछ जो डेली वेजर हैं वो दिल्ली में भी मिलने गए थे, आश्वासन मिला था, लेकिन उसके बाद भी अब कई महीने गुजर चुके हैं, मुद्दा हल नहीं हुआ। हमने एक चैनल पर पहले भी कहा था कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है, आपने देखा होगा कि मोदी सरकार कश्मीर नीति के लिए कितनी प्रभावशील रही है, जम्मू की नीति के लिए कितनी प्रभावशील है, ये देखने में सामने में आया है। अरबों रुपए मोदी सरकार ने दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी कहाँ पर बैठी है, जिन्हें डेली वेजर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिन्हें एनएचएम के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिन्हें बिजली विभाग के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिन्हें फ्लोरिकल्चर के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिन्हें एग्रीकल्चर के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार कहाँ पर बैठी है। आप विकास की बात करते हैं, मैं जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो शासक जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर बैठे हैं, चाहे वो डीडीसी हैं, चाहे वो चेयरमैन हैं, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे वो एमएलए साहब बैठे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने कौन सा विकास किया है? आप अपना विकास दिखाइए। जहाँ पर डेली वेजर्स की बात है, आपने बात की है कि सांसद साहब ने कहा था, और सोचने, समझने और पढ़ने में ये बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा था कि ये पिछली सरकार के द्वारा किया हुआ पाप की जो घंटी बनाई गई है हमारे गले में, वो हमारे गले में डाल रहे हैं। झूठ नहीं कहा था। फारूक अब्दुल्ला की सरकार, लेकिन हमने कांग्रेस के एक मंत्री को बोलते हुए सुना कि अगर ये पाप है तो हम ऐसा पाप बार बार करेंगे, अगर डेली वेजर्स को लगाना, नौकरी देना पाप है तो ये पाप हम बार बार करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर की अपनी भाषा रही है और अपनी परिभाषा रही है। इस भाषा और इस परिभाषा को बदलने में समय लगेगा। धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। हमारा डेली वेजर्स का जो मुद्दा है, वो सांसद साहब से जो लोग मिले थे, आज आपने देखा होगा कि वो लोग कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल में जाएंगे और राजनीति से इलेक्शन लड़कर डेली वेजरों के मुद्दे हासिल करेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों ने 26,000 डेली वेजरों का कत्लेआम किया है,
जिन लोगों को जूस किया है, जूस करके थ्रो किया है, मैं उन लीडरान से पूछना चाहता हूं। और जहां तक आपने बात की है कि आज वो लोग पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़के एक एमएलए बनकर डेली वेजर को पक्का करेंगे, जो नामुमकिन है, जो कहीं होने वाला नहीं है। जहां तक जम्मू कश्मीर की सरकार का सवाल है और जम्मू कश्मीर के सांसद का सवाल है, इसके लिए जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर रैना साहब से एक बार हम खुद मिलने जा रहे हैं। मैं देवेंद्र सिंह कह रहा हूं, हम खुद मिलने जा रहे हैं। इस डेपुटेशन को लेकर डेपुटेशन तौर पर बात करेंगे। अगर रैना साहब को हमारी बात पसंद आएगी, मोस्ट वेलकम है। अगर बात नहीं आएगी, दिल्ली का रुख हम खुद करेंगे। दिल्ली में जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली में अमित भाई शाह जी से खुद बात की जाएगी। अगर डेली वेजेस का मुद्दा हल नहीं हुआ तो हर विधानसभा के अंदर, मैं आपके मन से कह रहा हूं, हर विधान के सभा के अंदर जम्मू कश्मीर पूरे प्रांत के अंदर में 10 एमएलए में खड़ा करूंगा। 10 एमएलए देवेंद्र सिंह के होंगे। ये पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं अब पॉलिटिक्स में उतरेंगे और विधायक का चुनाव लड़ेंगे। पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट भी नहीं करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, 2 रुपये भी खर्च नहीं करेंगे। तो पॉलिटिक्स ही हुई ना, राजनीति में आप उतरने वाले हैं। आप डेली वेजर से अब राजनेता बनने वाले हैं, आप ये कह रहे हैं। राजनेता को राजनीति सिखाएंगे, राजनेता को राजनीति सिखाएंगे। आप जीतेंगे और फिर अपने मसले हल करेंगे, फिर विधानसभा में आप अपने लिए कानून बनाएंगे। हम इलेक्शन जीतने के लिए नहीं जाएंगे और ना ही हारने के लिए जाएंगे। हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हम एक बार प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर रैना साहब से खुद बात करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। अगर हमारी किसी भी तरीके से ये बात नहीं मानी गई है, मैं आपको विश्वसनीय बात कर बता रहा हूँ, दिल्ली में अमित भाई शाह जी से खुद बात करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। राजनीति में उतरेंगे अगर मुद्दा हल नहीं है। राजनीति नहीं करेंगे, रणनीति, नियत और नीति के साथ काम करेंगे। और जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे विधानसभा के विधायक बैठे हैं, जितने भी विधायिका बैठे हैं, डीडीसी के चेयरमैन साहब बैठे हैं, जितने भी हमारे काउंसलर बने हैं, हमारा उनसे अनुरोध है, हम पिछले 30 वर्षों के उपरांत में अगर भारतीय जनता पार्टी को लाया था 2014 में, 2015 में जम्मू प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को लाया था, क्यों लाया था? बदलाव किस लिए किया गया था? इसीलिए किया गया था अर्चित जी कि डेली वेजरों के काम हो गए, गरीब आवाम की बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर अपने परिवार को बनाना है, एक समय था जब अटल जी भी हुआ करते थे, प्रोफेसर चमनलाल जी हुआ करते थे, लाला शिवचंद्र गुप्ता जी हुआ करते थे। आज हमें दुख होता है, वो लोग नेता थे, उन लोगों को लोग सैल्यूट करते थे, उन लोगों एक टेलीफोन के ऊपर काम होते थे। आज आप चक्कर खा कर, चक्कर लगा कर मर जाओ। सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, चेयरमैन, कोई नहीं सुन रहा आपकी। बताना किसको है? उनकी सुनने वाला आपकी बात कोई नहीं कर रहा। हमारी बात क्या, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि 3 टियर जब मुकम्मल हो जाएंगे तो विकास होगा, आप ये कह रहे हैं कि उनकी बात भी कोई नहीं सुन रहा। जम्मू कश्मीर के अंदर मीडिया और हमारे भारत देश की मीडिया अगर सही प्रथम चरण पर काम करे, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 24 घंटे के अंदर काम हो सकता है। मीडिया हमारा सबसे बड़ा स्तंभ है। अगर मीडिया सही काम करे, अगर मीडिया ग्राउंड दिखाए, 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं ऑर्डर हो सकता है, डेली बेसिस परमानेंट हो सकता है। किस मीडिया की बात करें? नेशनल मीडिया की बात करें? नेशनल मीडिया है, प्रधानमंत्री तक तो वही मीडिया, सोशल मीडिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे रियासी के अंदर गवर्नर महोदय हमारे, जहाँ पर उनका एक प्रोग्राम हुआ और रियासी की मीडिया को वहाँ पर जाने नहीं दिया। हमें दुख होता है, क्यों नहीं जाने दिया? वो लोगों की आपने एक बात कही थी कि विधानसभा का चुनाव आप लड़ेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे कि किन्हीं कैंडिडेट को साफ तौर पर खुलेआम आप समर्थन करेंगे उनका, सबको बोलेंगे उन्हीं को वोट दो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या या फिर कुछ लोग आपके राजनीति में सीधे तौर पर उतरेंगे? देखिए, हमारा संकल्प और हमारा विश्वास ना तौर पे मैं जवाब चाह रहा हूँ, हाँ या ना में। क्या राजनीति में आपके कुछ लोग उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? देखो, हमने आपको कह दिया है, नीति और नीति के साथ काम करेंगे। विधानसभा का चुनाव अगर डेली वेजर्स के मुद्दे हल नहीं हुए, विधानसभा के नतीजे, विधानसभा के चुनाव जो होगा वो हमारे जितने भी विधानसभा हैं वहाँ से हमारा हर कैंडिडेट आएगा। आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे? हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, हमारा इलेक्शंस होगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिना पैसे के इलेक्शन होगा, बिना पैसे के इलेक्शन लड़ेंगे। बड़ी पार्टियों के आगे आपके जो कैंडिडेट है जीत पाएंगे क्या? हम कह रहे हैं कि अगर कोई अमेरिका से भी इलेक्शन लड़ेगा हिंदुस्तान में,
जम्मू कश्मीर में, हम उसका सामना करने के लिए भी तैयार हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी अपना नज़रिया साफ करें। जीत पाएंगे आपके कैंडिडेट? देखिए, हमने पहले ही कह दिया, हम ना जीतने के लिए लड़ेंगे ना हारने के लिए लड़ेंगे, लेकिन हम अगर जम्मू कश्मीर के विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा फारूक अब्दुल्ला साहब से लेकर उमर अब्दुल्ला साहब तक, मुफ्ती साहब, महबूबा मैम, कितने लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाया, आखिर दिल्ली वेजर का मसला हल क्यों नहीं हुआ? हम पूछना चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी। सबको आजमा लिया आपने, किसी ने हल नहीं किया। मुर्मू साहब को हमने आजमाया, सत्यपाल मलिक साहब को हमने आजमाया, अब जो हमारे गवर्नर महोदय साहब बैठे हैं उनको मंच के ऊपर कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीम साहब ने कहा था कि ये लोग हैं ही नहीं, ये लोग हैं ही नहीं कहते हैं हम एम्प्लॉइज़। हम कहते हैं कि ये पैसा कहाँ से देते हैं, हमें तनख्वाह कहाँ से देते हैं। सबसे बड़ी विचार करने वाली बात है। जी चलिए, रुमेल सिंह जी, आप इनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं, क्या आप भी स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द इन्हें परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं, या फिर कुछ जो इनकी लिस्ट है, एक आंकड़ा जो इनका पेश किया जाता है वो अलग अलग सामने आता है, ये कुछ कहते हैं, सरकार कुछ कहती है, कुछ और लोग कुछ और कहते हैं, और ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग जो कि काम भी नहीं करते हैं, जैसा कि ये भी मानते होंगे, वो भी यहाँ पे उनका भी नाम चल रहा है और वो भी परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे ये स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी, और क्या मांग आप स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं? सबसे पहले अंशी जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं सबसे पहले हमारे देवेंद्र सर जिन्होंने आज हमें यहाँ पे यूथ को एक मौका दिया है। आप देखिए, सच्चाई ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। आज मुझे एक गर्व है कि मुझे हर कोई आज बुलाता है कि आप हमारे लिए लड़ो, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। लेकिन बदकिस्मती मैं ये देखता हूँ कि ये कैसी सरकार है जो हमारे जल, एक कहते हैं कि पानी एक जीवन है। आप मुझे बताइए अंशी जी, एक दिन आपके घर का पानी बंद हो जाए, क्या आप कठिनाइयों से झेल पाओगे उन कठिनाइयों को? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। तो ये जो हमारे भाई हैं, ये कितनी विभिन्न परिस्थितियों में जाके, कहाँ पहाड़ों में जाके पाइपें उठा के पानी पहुँचाते हैं, और हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, वो कह रही है कि ये हमारे लिए घंटी हैं या हमारे लिए क्या कहते हैं कि बोझ हैं। शर्म आनी चाहिए। बोझ तो आप लोग हो, आपको मर्यादा में रहिए, रह के बात कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए जो हम लोगों ने आपको वोट दे के वहाँ तक पहुँचाया, और जल्दी आप लोगों का तख्ता पलट होने वाला है। अगली इलेक्शन में हम आपको बताएंगे कि घंटी कौन सी है और घंटा कौन सा है। यहाँ पे घंटियाँ भी बजेंगी और इनकी जीत भी होगी। हमारी यूथ की इनको पूरी सपोर्ट है। ये आप इसका समर्थन करते हैं अगर ये इन्हीं में से कोई कैंडिडेट उतरते हैं विधानसभा चुनावों में, जैसा कि इन्होंने कहा कि उतारेंगे अगर बात को नहीं सुना गया, परमानेंट नहीं किया गया विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए, इलेक्शन लड़ना एक अलग एजेंडा है। ये इनकी जो इनके 28,000 जो बंदे, इनकी आपस में बैठ के समिति होगी। मैं इसमें कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनकी एक सोच होगी। ये लड़ें, क्योंकि भारत में आपको पता है हर एक को संवैधानिक हक है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। कहीं ना कहीं इन्होंने कोई सोच रखी होगी। आप देखो, अगर इन्हीं में से कोई 1500 वोट ले गया, कोई जीतने वाला कैंडिडेट होगा, वो 1500 वोट से हार जाएगा, तो कितना नुकसान होगा। लेकिन आप देखिए कि सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि रविंद्र राणा जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को इस बीच में हस्तक्षेप करना चाहिए। जल्द से जल्द इनका मसला हल करो। इलेक्शन आने वाले हैं, नहीं तो आपको इतना मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। जो आप लोगों ने जम्मू के डोगरों के साथ जो हाल किया है ना, आपको मैं कह रहा हूँ कि मुंह दिखाने के लिए नहीं हम रहे कहीं भी। मैं रियासी जब आया था ना, मैंने सोचा था रियासी सोने की चिड़िया है। आए मुझे सोने की चिड़िया तो पता नहीं दिखी नहीं, लेकिन मैं इन जब लोगों की मायूसी देखता हूँ मुझे रोना आता है। कहाँ कहाँ लड़े हम, टूरिज्म सेक्टर में हम लड़े, PHE में हम लड़े, रोड में हम लड़े, माइनिंग में लड़े, कहाँ कहाँ यूथ लड़े। यूथ लड़े या यूथ अपना फ्यूचर बनाए? बर्बाद कर दिया आपने हमारे पूरे जम्मू कश्मीर को। मैं यही कहूँगा कि जीना मुश्किल है कि आसान, ज़रा देख तो लो। जम्मू के डोगरे लगते हैं परेशान, ज़रा देख तो लो। ये नया शहर तो खूब बसाया तुमने, तो आपने मतलब कि लद्दाख और वो यूटी बना दिया कश्मीर। ये नया शहर तो खूब बसाया तुमने, क्यों पुराना किया वीरान? ज़रा देख तो लो। जम्मू को टोटली बर्बाद कर दिया। क्या लगता है देखने वाला कोई नहीं? हाँ, देखने वाला नहीं है। इनकी आंखें बंद हो गई हैं, अंधे हो गए हैं। ये सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। आप मेरी हालत देखिए, मेरी शक्ल देखिए, आप इनकी देखिए, इनकी लालगी देखिए। एसी में बैठ के ये जिन भाइयों ने इनको वोट दिया सोए हैं अपने एसी से। मैं कह रहा हूँ लानत है तुम लोगों पर यार। अब भी तुम लोगों में कोई शर्म होगी ना, तो आप इन लोगों का जल्द से जल्द मसला सॉल्व करो। हम तो लड़ेंगे इनके लिए। आज मैं आपके मंच के माध्यम से यही कहता हूँ कि हमारी यूथ की पूरी सपोर्ट है। इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यूथ से बात की, हमारे काफ़ी यूथ आए थे, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक मीटिंग थी। तो आगे की इन्होंने रणनीति बना लिया। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैं मोदी जी से कहता हूँ, सर बहुत हो गया आपके नाम पे, हमने इन लोगों को वोट दे के थक गए हैं। आगे हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। ये निकम्मे लोग हैं, मोदी के नाम पे वोट लेने वाले। इनको शर्म ही नहीं, इन्होंने शर्म भेज दी है। आप ये सोचिए इनकी फैमिलीज क्या क्या सोचती होंगी जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। आपकी जेब में पैसे नहीं हो, क्या आप यहाँ तक आ सकते हो?
तो ये कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ लानत ऐसे सिस्टम पर। अगर ये पानी पिलाने वाले, बिजली देने वाले, इनको नहीं आप अगर सहूलियत दे रहे हो, आप यूथ को क्या दोगे? मैं कहता हूँ कि इनका संविधानिक अधिकार है, ये लड़े इलेक्शन, मैं भी इनको फुल सपोर्ट करता हूँ। ये चाहे जीते या हारे, हमें से कोई मतलब लेता है, लेकिन जो आपने निकट्टू नालायक लोग बिठाए हैं, उनको अगर हराना है तो ये लोग, इनमें की बहुत बड़ी भूमिका होगी। हमारी फुल सपोर्ट है इन्हें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब जागना पड़ेगा। जम्मू के डोगरों से जो आप भेदभाव कर रहे हो ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है। इससे जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने तो हमारा सिस्टम खराब किया, आपने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया भाई। आज इन मंच के माध्यम से पूरे दिल से कह रहा हूँ, जम्मू के डोगरों का सत्यानाश किया आपने, कुछ नहीं दिया, हमें बर्बाद कर दिया टोटली। बिल्कुल पाप पुण्य की बात हो रही है, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। पाप क्या होता है आप मुझे बताइए? ये पापी लोग हैं। पाप तो आप लोग कर रहे हो, जो इन लोगों की वजह से जीत के वहाँ पे बैठे हुए, तुम्हारी फैमिलियाँ पढ़ रही हैं, तुम्हारे बच्चे फॉरेन में घूम रहे हैं, इनके बच्चे तो वहाँ गरीब हालत में अपनी फीस नहीं दे पा रहे हैं। आप पाप उनकी बात करते हो? यहाँ कोई मंदिरों या हमारे गिरजाघर या हमारे मस्जिदों की बात नहीं हो रही है, इनके सर्वाइवल की बात है। वो सबसे बड़ा पुण्य, किसी का पेड़ पाल लोगे ना, उससे बड़ा पुण्य नहीं है। तो लानत है आप लोगों पर। मैं कह रहा हूँ कि धिक्कार अब अंधे लोगों पर, सत्यानाश कर दिया आपने जम्मू के लोगों को यार। मैं तो आगे भविष्य में भी आप इनके साथ दिखेंगे? मैं कह रहा हूँ रुमेल सिंह सच्चाई के ऊपर लड़ता है। मुझे किसी पार्टी पुर्टी से कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई पे लड़ो। इन्होंने मुझे कहा, मैं आया हूँ। हमारा पूरा यूथ इनके साथ है, हम डट के, क्योंकि ये लोग हमें सब कुछ दे रहे हैं। हम अगर अपने फ़ायदे के लिए तो हम लड़ रहे हैं हर जगह। माइनिंग के इशू में हम लड़े, टूरिज्म में हम लड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स में लड़ रहे हैं, यूथ के लिए लड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये भी तो हमारे भाई हैं, या हमारे भाई लोग हैं। हमारा फ़र्ज़ है इनके लिए लड़ना। जहाँ कमी आएगी हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इनका मसला अब तक तो सॉल्व तो हुआ नहीं, आगे भी मुझे नहीं लगता सॉल्व होंगे, क्योंकि जो पार्टी कहती है कि ये पाप है हमारे लिए, तो उनको तो डूब मरना चाहिए। पापी तो आप लोग हो। आप लोग हमारे सिर पे, मैं कह रहा हूँ कि बोझ जो जम्मू के लिए, सत्यानाश कर दिया आपने जम्मू का। रियासी डिस्ट्रिक्ट का तो बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कह रहा हूँ लानत है तुम्हारी लीडरी पे, अगर आप लोगों ने इनके पर ये काम नहीं किया कि आपने मुझे, मैं कह रहा हूँ जी, आप घर घर जाके अगर हिसाब मांगे ना, लोग जूते मारेंगे, पत्थर मारेंगे कि इस टर्नओवर में क्या आपने डेवलपमेंट की है आपने पूरे जम्मू कश्मीर में। आप भी उसी पार्टी के एक सिपाही अपने आप को कहते थे, क्या अभी भी आप उस भाजपा पार्टी में हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं उप राज्यपाल के जरिए उन्हीं की सत्ता जो है वो चल रही है, और आप क्या उन्हीं के खिलाफ आप ये तमाम बातें कर रहे हैं? आप भी उसी के सिपाही थे। क्या पार्टी छोड़ दी है आपने, या फिर छोड़ने की तैयारी है? क्या स्टेटस है अभी? मैंने सोशल मीडिया में ऑलरेडी डाल दिया, मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। मैं संगठन के लिए काम कर रहा था, संगठन के साथ मैं आज भी ऑफिशियली तौर पर मेंबरशिप ली थी आपने? कितने महीने पहले ली? मैं पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अंडर मैंने ली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये एक, मैं जो सोच मोदी जी और योगी जी जो मैं सुनता था, प्रभावित होता था, वो बेचारे काम कर रहे हैं और ये नालायक लोग उनके नाम पर वोट ले रहे हैं। मुझे अगर ये चीज़ बताती तो मैं कभी ज़िंदगी में ये ज्वाइन नहीं करता। लेकिन हाँ, संगठन के साथ मैं हमेशा जुड़े रहूँगा, क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश में जाता है। आप आरएसएस के बंदों की हालत देखिए, फटी हुई चप्पलें लगा के वो भ्रमण करते हैं, मुझे कलकत्ता में मिलते हैं, कहीं मिलते हैं, उनसे प्रभावित हुआ था। ये रसूखदार अमीर आदमी पैसे के बल पर यहाँ पे इनको मतलब कि इतनी पोस्टें दी हुई हैं। इनकी काबिलियत देखोगे ना आप, मेरे साथ इनको बिठाना कभी, और मैं इनको बताऊँगा कि इनकी क्या काबिलियत है। जो सच्चा सिपाही है, इनको आज की डेट में बीजेपी को सच्चा सिपाही चाहिए नहीं है। इनको वही चाहिए, पैसे वाले बंदे जिनका माल हो, जो फिर बड़े बड़े कारों में घूमे, बड़ी बड़ी पार्टियां करें। आप देखिए अभी थोड़े ही दिन कटरा में कितनी बड़ी मीटिंग हुई। क्या रियासी में लोग नहीं रहते हैं? 15,000 लोग टोटल कटरा में रहते होंगे, 1.5 लाख लोग यहाँ पे रहता है। कभी आइए इन पहाड़ों में घूमिए। जो जनरल सेक्रेटरी बड़े बड़े आए थे, आपको भी पता लगे कि इन लोगों की हालत क्या है। आप वहाँ पे होटलों में जाके तो आराम से जाके पकौड़े खा के चले आते हो। कभी इन पहाड़ों में 6-6 घंटे चल के देखिएगा, तब आपको एहसास होगा कि यहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तब आपको एहसास होगा कि यूथ का क्या दर्द हो रहा है। आप जाइए, जाके गुलाबगढ़ में जाइए, पौनी में जाइए, आप जाइए हमारे चसाने में जाइए, आप सलाल में जाइए, देखिए क्या दर बदर की है हमारे लोगों की हालत, यूथ की क्या हालत है। कटरा में आए, जो लीडर आता है कटरा में बैठता है, पकौड़े खाता है, खा के होटलों में चले जाता है। 15,000 वोटर जो वहाँ पे बैठा है, मैं उनकी खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारा रियासी के जो सिटी का हमारा 80,000 वोटर है। आप रियासी में क्यों नहीं आते हो? डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी, हमने जाना पड़ता है, कटरा में जाना पड़ता है। बहुत कम वोट हैं, सिटी के बाहर के वोट हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन वोट। आप मुझे बताइए, रियासी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 1 लाख वोट देके हमने लीड लेके यहाँ से दिया है, तो वो 1 लाख वोटर अहमियत रखता है, या आपको होटल या वही चीज़ें चाहिए? आइए यहाँ पे पहाड़ों में घूमिए, ठंडी हवा लीजिए, देखिए यहाँ पे लोगों को क्या प्रॉब्लम है, भूखे हैं, नंगे हैं, लोग क्या हैं। बस आए होटल में, देखिए वो भी बोलते थे सेंट्रल कमांड को, महाराज सब ठीक है, तुझ दखी लगे, जाओ तुझ जाओ। वो महाराज
मेरा तुसें आखना एक मिनट आओ सही देखो इंदी हालत देखो इंदी शक्लां देखो प्यारे लोग मरा दे न बाइगड़ लेकिन एह् बोलदे नहीं मोदी जी तुसें मैं इस मंच दे माध्यम च बोला ना अस चुप हे तुंदे कारण योगी जी तुंदे कारण चुप लेकिन जेह्ड़ी हालत अज्ज दी डेट बिच साढ़े लोकें दी है भगवान इन्नी डेट कदें जिंदगी च नहीं होई असें पैह्ले भी दूई गौरमेंट रगड़ेआ तुसें तां ओह्दे कोला उप्पर असें करी ओड़ेआ सत्यानाश करी ओड़ेआ सारे लोकें दा। जी चलिए, क्या लगता है कि नीयत नहीं है सरकार की आपको परमानेंट करने की, या फिर कुछ परेशानी आ रही है सरकार को, कुछ जो आंकड़े के पेच में ये फंसा हुआ है मामला? यहाँ पर आ जाइए। आपका वेलकम करता हूँ आपका यहाँ आने का। देखो हमें विश्वास जो इस सरकार से पहले भी उठ चुका है, अब भी उठा है, क्योंकि जब 14 में बीजेपी की सरकार बनी तो इन्होंने कहा था SRO 520 बनाया था, 36,000 करोड़ रुपया महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम 7वां पे एक मिशन डिले करेंगे और डेली वेजर को हम पहला परमानेंट करेंगे। 36,000 करोड़ आम मीडिया ने देखा, अब सरकार के पास भी उनके पास डाटा पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कहा वो 7वां पे एक मिशन दे दिया। मैं कहता हूँ SRO 520 बनाया, वो कहाँ गया, किस लोगों को परमानेंट किया, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। CBI इस मीडिया के चैनल से आम देश में ये दिखाया जाए, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। वो 36,000 करोड़ कहाँ गया, कौन लोग परमानेंट हुए। हर बार डेली वेजर का सौदा होता है, इनको बेवकूफ बना जाता है। जब भी इलेक्शन आती है वोट लेने के लिए कोई भी मुद्दा कहीं से ले आते हैं, अब डेली वेजर को करें। इनका निशाना होता है गरीब मजदूरों को इकट्ठा करके, उनकी उम्मीद होती है कि हमें ये सरकार बढ़ेगी, ये आएगी, वो आगे अच्छी आएगी, हमको देंगे। लेकिन हमको इस सारे 370 भी खत्म हो गया, और कौन से रोड़ा जो बीच में दोबारा पड़ी हुई है जो डेली वेजर को परमानेंट कर सकती है। वही सवाल मेरा था, क्या लगता है नीयत नहीं है इनकी, या इनकी नीयत नहीं है, टाल मटोली है। पहले एक इलेक्शन जीती, अब दूसरी भी जिता ली, तीसरी इनकी DDC BDC भी सब बन गए पूरे। उन कौन से इनको परेशानी आ रही है। रहना से परसों जो 10 दिन पहले बोल रहा था जम्मू कश्मीर का मैं CM बनूंगा, 60,000 डेली वेजर को मैं परमानेंट करूंगा। जैसे लगता है जैसे उन्होंने जेब में भर के 60,000 डेली वेजर के लिए पैसे रखे हैं। ये सेंटर का, ये पूरा स्टेट का मसला है, ये एक घर का मसला नहीं है। 60,000 डेली वेजरों को परमानेंट करने के लिए उसके जर्ब देने चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कौन लोग उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हर बार ये डेली वेजरों का मजाक उठाते हैं। मैं मजाक है ये नहीं कि 60,000 आदमी पहले बारी CM बनेगा, रैना साहब जम्मू कश्मीर का, जम्मू का, तो ये डेली वेजरों को परमानेंट करेगा। हम ये कौन सी बात ही है। डेली वेजर बहुत दुखी हो चुका है कि अपना जिसका भविष्य नहीं चल रहा, जिसने 25 साल इसे सेवा दे दी डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट के लिए अंदर कितने पैसे आते हैं, लेकिन डेली वेजर के लिए पैसा नहीं है। वो 10,000 फाइल बनी, जिस 10,000 का वो क्या बोला था, 10 साल जिस वर्कर ने पूरे किए हैं SRO 520 में लगाएंगे। वो ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट का, तो वो ऑर्डर SRO निकला है उसने 520, तो उसके लिए पैसा भी सेक्शन किया उन्होंने 36,000 करोड़। वो कौन लोग परमानेंट हुए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। काफी समय बीत गया था उसके बाद भी फिर भी परमानेंट नहीं हुए थे। नहीं हुए। क्या कुछ लोग हुए थे जो चाहते थे वो परमानेंट, या नहीं हुए? कोई दिखा नहीं है हमारे इसमें, इस दफ्तर से मुझे एक भी आदमी नहीं देखा। उसके बाद तो यूनियन टेरिटरी बन गई, वो जो SRO था वो तो खत्म हो गया होगा। अब गवर्नमेंट की नीति है किया या नहीं किया है, लेकिन चलो वो खत्म हो गया, लेकिन उजरत तो बनाना चाहिए थे ना। अब 2 साल से TACA काटा था कि कोरोना महामारी आ गई, अब इन्हें 11% और बढ़ा दिया। 11% बढ़ाने के बाद उनका 28% हो गया। तो ये मुलाजिम, ये जो छोटे वर्ग ने, क्या इनके पर कोरोना नहीं लगा, क्या इन्होंने कोरोना में काम नहीं किया। डॉक्टर के लिए उनको 50 लाख रुपया कर दिया। जब कोरोना के अंदर जब PHC का वर्कर काम कर रहा था, क्या उनके पत्थर लगाया था उसने, या लोहे की बाटी चढ़ी थी उनके पर, उन्होंने क्यों नहीं, उनके लिए पैसा क्यों नहीं आया। क्या सरकार के अंदर 2 रंग का काम क्यों हो रहा है। मौजूदा समय में कितना वेतन आपको मिल रहा है, और कोविड के दौरान कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिला? एक पैसा नहीं मिला। एंचल जी हम 24 घंटे काम करते हैं, यहाँ सप्लाई देते हैं, सुबह शाम हर घर में पानी पहुँचता है। तो क्या PHC के वर्कर ने क्या जुल्म किया हुआ है, उसके लिए एक साबुन की चाकी नहीं दी। ऊपर से सेंटर कहता है हमने 33 करोड़ दे दिया, हम 15 करोड़ दे दिया। वो करोड़ खाता कौन है। इन पर जांच होनी चाहिए कि PHC के वर्कर को कितने पैसे दिए। क्या इनके लिए इन आता, उसको कोरोना नहीं लग सकता, डॉक्टर को कोरोना लग सकता है, पुलिस को कोरोना लग सकता है, बाकी मुलाजिमों को कोरोना लग सकता है। PHC के मुलाजिमों क्या उनके पर लोहे की पेटी लगी हुई है, कौन सी उनके पर वो सीमेंट करके रखा है, उनको कोरोना लग सकता है। जाती हो रही है, हर बार से जाती है। 6700 रुपये उनको तनख्वाह मिलती है, ना हमको कोई साइड एजेंट दिया गया, ना हमको कोई वर्दी दी, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई चीज़ नहीं दी थी। हमके साथ जुल्म हो रहा है और इस जुल्म को हम बर्दाश्त करने में काबिल नहीं रहे। हम बहुत दुखी हो चुके हैं।
अब आगे की क्या दशा हमारी आगे की ये दशा है कि सरकार हम विनती करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के जो मनोज सिन्हा जी हैं, आंखें खोल के फैसला करें। जल शक्ति हुई, जल योजना हुई, जल मिशन बनाया इन्होंने, JJM, अब JJM शुरू कर दी है। हमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जितने लोग वर्कर हैं इनको पेड़ भर के खाना दो। 6700 से परिवार पल सकता है, तो फिर इन 90 हज़ार इनकी लाख रुपया तनख्वाह क्यों है? इनकी भी वही करो सैलरी। फिर इन लोगों की तनख्वाह इतनी क्यों बढ़ी है? 75,000, 80,000। अभी मैंने देखा फार्म देखा, 2006 में लोगों के फार्म लगे, उन लोगों को परमानेंट किया गवर्नमेंट ने। जो 2095 से लगे, 95 से लगे लोग, आज 25 साल हो, 30 साल हो गए, उनकी फाइलें कहाँ गई? उन लोगों पर क्यों नहीं है गौर की गवर्नमेंट की, जो हमारा देश को चला रहे हैं, इस मशीनरी को चला रहे हैं? हमारा डेली वेजर, एक कलारीगर का जो स्टाफ होता है, जो लाख रुपया तनख्वाह लेता है, वो स्टाफ में पूरा हमारा डेली वेजर काम कर रहा है। उनके लिए 10 रुपये नहीं बढ़े सरकार को। शर्म आना चाहिए सरकार को। हम दुखी होकर क्या करें? जो हमने टेक्निकल का जो काम करते हैं, जो मशीनरी चलाते हैं, हम इतनी बड़ी वो स्कीमें लगाते हैं, तो जो उनका पूछना, वो सुपरवाइजर कितनी तनख्वाह लेता है? 80,000 रुपया। तो वो डेली वेजर वही काम कर रहा है, उसको मिलता है 6700 रुपये, 6750 या 6950। उसके जो काम चल जाता है, फिर इन तनख्वाह क्यों बढ़ाई बाकी लोगों ने? भेदभाव का रास्ता छोड़िए। बोल रहे थे प्रधानमंत्री से भी गुजारिश की जाती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अनदेखी हो रही। वही ऐसे जो पिछला समय में कह रहे थे कि दबा गुचा है, आज भी वही दबा गुचा। कोई इंसाफ नहीं है, इंसाफ की कोई नज़र नहीं आती। नहीं इंसाफ होता तो 7 साल हो गए सरकार बने हुए, 8 साल हो गए अब। तो इसमें आंखें खोल के देखना चाहिए कि इन डेली वेजरों की उजरत बताते। प्राइवेट में भी इसलिए 400 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, तो इन्होंने क्या जुल्म किया है? जो डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, 24 घंटा सेवा दे रहे हैं, रात में वो बारिश हो, उन्होंने पानी तो लेना ही लेना है ना, तो फिर उन्होंने क्या जुल्म किया है? उनकी उजरत बढ़ना चाहिए। ये मेरी डिमांड है जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब को, क्या दुखी मत करो जनता को। जो इंसाफ पर सेंटर में अपर बोर्ड सही करके भेजें, तो तब उन सेंटर के सरकार को, इस वक्त सेशन चल रहा है, तो इसमें अगर हमारी मांग होनी चाहिए, हमारी डिमांड होनी चाहिए, जो डेली वेजर को परमानेंट किया जाए। जिस तरह दविंदर जी ने कहा कि अगर जल्द ही मांग पूरी नहीं होती है, अगर विधानसभा चुनावों से पहले, तो क्या आप में से ही कुछ लोग जो है विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? ये फैसला किया ये एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो हम सेशन को देखेंगे, फिर हम जोर जटा लगाएंगे। पहले हम इनकी हमको रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इलेक्शन लड़ने वाले नहीं, हम MLA नहीं हैं, लेकिन हम मजदूर हैं, काम करने वाले। हमने 2 इंची, 1.5 इंची, 4 इंची, 6 इंची, 14 इंची तक हमने लगाई है। हम पूरा मिस्त्री का काम करते हैं, पूरा खन खन के हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तो ये हमारा उजरत पूरी क्यों नहीं मिली? हम इसे बड़ा दुख लग रहा है। इस दुख से हमें प्रार्थना करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के जो अभी सबर मनोज सिन्हा जी है, वो हमारी गौर से सुने बात, ये मीडिया चैनल से, तो ये रिक्वेस्ट बना के असेंबली के अंदर भेजें कि जम्मू कश्मीर के इन डेली वेजरों का क्या करना है। जहाँ इनको छुट्टी कर दो, जहाँ इनका जो फांसी का फंदा बनाए, इनसे बिल्कुल राहत मिलनी चाहिए। जहाँ तो बिल्कुल छुट्टी हो जाए, तो तामी स्याबा मुक जाए, और कोई काम करेंगे ना। हम इधर के रहे ना उधर के रहे, हमारी तो एज खत्म हो गई है। किसी की 4 साल बच गई है, किसी का 2 साल बच गया। अभी मेरा एक लक्ष्मण सिंह इधर मिला, 60 साल पैंट हो रहा, खाली रोता जा रहा था कि डिपार्टमेंट ने मुझे बोल दिया तेरा डेम हो गया, घर में जा। कोई 10 रुपये में नहीं वो घर में लेके जा रहा है, क्या वो जेल में था? यही जम्मू कश्मीर के अंदर जो SPO थे, उनके साथ भी यही हो रहा है। BDC वाले भी जाए, वो भी खाली आते गए। तो जब जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर लोग हैं जो रखे थे, तो इनका कुछ न जाते बगैर 5 लाख रुपए होने चाहिए कम से कम बेचारे को, तभी वो घर में जाएगा, नहीं तो उसको घर में कोई अंदर जगह नहीं देगा। बूढ़े बाप भागना हो, चल काम क्या काम किया तुमने भाई, तू इधर खाने के लिए आया, कोई रोटी नहीं देगा उसका। तो ये गवर्नमेंट का काम किया, गवर्नमेंट को भी बड़ी शर्म चाहिए, बात समझनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, जय हिंद जय भारत। जी चलिए, तो जाहिर तौर पर दुखी हैं डेली वेजर्स। आपने देखा कि किस तरह से वो सरकार के आगे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अभी भी उम्मीद कहीं ना कहीं बाकी है कि जो सरकार है, और 7 साल इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को केंद्र में आए हुए हो गए हैं, और उन्हीं के जरिए जम्मू कश्मीर का भी शासन चल रहा है, और बार बार ये लगातार प्रदर्शन करते रहते थे। और कोविड के दौर में हालांकि थोड़े शांत थे, क्योंकि जमा नहीं होना था, गैदरिंग ज़्यादा नहीं करनी थी, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से डेली वेजर्स जो हैं अपनी मांगों को लेकर बाहर आ रहे हैं, और जाहिर तौर पर दुखी हैं। आपने सुना भी होगा कि किस तरह से जो अपना दर्द है इनका, वो झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और दविंदर सिंह उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले इनका मसला हल नहीं होता है, तो ये अपने ही कुछ लोग जो हैं विधानसभा चुनाव में भी उतार सकते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।